अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम नवंबर 22 के पेपर 22 से क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करेंगे। और वैसे ही मैंने ओ लेवल का पेपर ओपन किया हुआ है, लेकिन अगर आप आईजीसीएसई अकाउंटिंग का भी नवंबर 2022 का ये सेम पेपर ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा सेम पेपर और उसमें सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि 2020 से ओ लेवल और आईजीसीएसई दोनों का पेपर पैटर्न भी सेम है और दोनों का सिलेबस भी सेम है। इवन दोनों की जो एंडोर्स टेक्स्ट बुक है वो भी सेम है। So obviously this question is intended for both IGCSE and O-level students. BC, a sole trader, provided the following trial balance from his accounts on 31st August 2022. सबसे पहले तो देखिए, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसको आपको पूरा प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है, चेक करना है कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किन ट्रांजेक्शन्स की पॉसिबली एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। परचेजेस, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि अगर अगस्त 2022 में ईयर एंड हो रहा है तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री देखिए आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। कैपिटल, बैंक, नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप देखिए सिर्फ मशीनरी का है, इसका मतलब प्रेमिसेस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही। अच्छा, और कमीशन रिसीवेबल का अगर आप देखें तो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये कि ये इनकम है। और जैसे एक्सपेंसेस है तो उनका आप देखिए डेबिट बैलेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, रिपेयर, सैलरीज, रेट्स, कैरेज इनवर्ट्स। डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, ट्रेड पेबल्स। कमीशन रिसीव ऑफ 800 was owing at 31st August 2022। तो ये कमीशन इनकम है हमारी, तो उसका मतलब ये एक्रूड इनकम है। ओपनिंग तो कोई बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग एक्रूड इनकम दिया हुआ है कमीशन के लिए। और ये जो ट्रायल बैलेंस पे देखिए, हमारी जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के फिगर होते हैं ये बैंक के फिगर्स होते हैं, यानी बैंक में हमने जितने भी इनकम रिसीव की है, या जैसे अगर रिपेयर्स की बात करें तो बैंक में जितना भी रिसीव, बैंक से जितना पे किया है। तो मैं एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स भी अपने कवर कर चुका हूँ। तो देखो, जो कमीशन रिसीव किया है वो बैंक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और देखिए एक्रूड है, लेकिन क्लोजिंग एक्रूड है ईयर एंड का। और इनकम के केस पे जो एक्रूड इनकम है वो एसेट होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस या अपोजिट साइड में आएगा। और जिसको क्लियर नहीं हो, मेरी एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स की प्ले लिस्ट को जाके देख सकता है। अब हम डिफरेंस से इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकाल सकते हैं, यानी वो इनकम जो हमने अर्न की है ड्यूरिंग द ईयर, 2200 प्लस 800, तो दैट विल बी 3000। The balance shown for salaries, the balance shown for salaries covers the 11 months to 31st July 2022. Salaries for August 2022 are due and unpaid. There have been no salary increases over the previous 12 months and an equal amount is paid each month. तो अगस्त की हमने सैलरी पे नहीं की है, और ये कह रहे हैं जो बैलेंस ऊपर शो हो रहा है वो 11 मंथ्स का है। इसका मतलब ये जो सैलरीज है 11 मंथ की है, ये वो सैलरी जो हमने बैंक से पे की है। और वो कह रहे हैं कि सैलरी में सच कोई चेंज आया नहीं प्रीवियस 12 मंथ्स में, और हर महीने सेम सैलरी पे होती है। तो उसने आप लोग के लिए जो एक्रूड सैलरी है वो निकालना ईजी कर दिया। जो अनपेड एक्सपेंस होता है वो एक्रूड होता है। और एक्सपेंस के केस में एक्रूड लाइबिलिटी होता है, तो इसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो सैलरीज का जो है, जो हमने पे किया वो है 53,900। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट है वो 11 मंथ्स की है, तो एक 1 मंथ की हमारी 4900 है। तो पहले जो हमने सैलरी पे की है 53,900, वो यहाँ डेबिट होगी और बैंक में क्रेडिट होगी। और अगर ये ओपनिंग एक्रूड होता तो ये क्रेडिट साइड में आता। अब ये क्योंकि क्लोजिंग है तो ये अपोजिट साइड में आएगा।
तो उससे हमारा वो एक्सपेंस जो हमने इंकर या अवेल किया 12 मंथ्स का, वो आ जाएगा। रेट्स फॉर प्रीपेड, अब देखिए ये वो रेट्स है जो हमने पे किया है और रेट्स प्रीपेड है। और एक्सपेंस के केस में जो प्रीपेड है वो एसेट होता है, तो उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे। तो ये 6,000 यहाँ डेबिट होगा, बैंक में क्रेडिट होगा। और क्योंकि ये ईयर एंड का लेकिन क्लोजिंग प्रीपेड है, तो ओपनिंग होता तो डेबिट साइड में आता, क्लोजिंग है तो ये अपोजिट क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा 6,300। इसको मैंने इस तरह कैलकुलेट किया है। 6,000 बड़ी साइड का टोटल है, उसमें से छोटी साइड का टोटल माइनस, लेसर साइड का टोटल माइनस कर दूंगा, 5,700। अभी मैंने टी अकाउंट इसलिए बना दिए रफ, ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वैसे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स में एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स की प्लेलिस्ट में भी कवर कर सको। इंश्योरेंस की प्राइवेट इंश्योरेंस, तो ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस है ये ड्राइंग्स है। तो ये हमारी एडजस्टेड इंश्योरेंस की अमाउंट होगी जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। अच्छा, द रिपेयर्स इंक्लूडेड 4,000 इज रिलेटेड टू अ न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी। अब ये जो मशीनरी की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और इससे मल्टीपल ईयर्स बिजनेस को बेनिफिट होगा। तो ये हमने जो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था 4,000, उसे हमने रिपेयर्स में ऐड कर दिया। तो हमने एक तरह से नॉन करेंट एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। तो उसमें एक तो हमें रिपेयर्स की करेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये 8,400 हो गया। और हमें मशीनरी की भी करेक्शन करनी पड़ेगी। मशीनरी की कॉस्ट है 52,000, उस पर हमें 4,000 ऐड करना चाहिए था। तो ये हो गया 56,000। Machinery is to be depreciated at the rate of 20% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is charged regardless of the date of any purchases. There were no disposals during the year. Premises are not depreciated. तो मेरा अंदाजा सही था कि प्रेमिसेस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा, तो उसका ना प्रेमिसेस पे लैंड इंक्लूडेड है। अब इसमें देखें हमारी प्रीवियस मशीन भी है। जो हमारी प्रीवियस मशीन्स है या जो हमारी प्रीवियस मशीन्स है, उनकी हम नेटबुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और ये जो न्यू मशीनरी है, जो ये अटैचमेंट है, इसके हम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरह कर लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। वैसे तो एक ऑल टुगेदर भी आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो पहले जो 4,000 है फर्स्ट ईयर है, तो उसमें हम कॉस्ट में ही चार्ज करते हैं। और जो हमारी प्रीवियस मशीन्स है, उनकी कॉस्ट 52,000 है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,400 है। तो ये नेटबुक वैल्यू है प्रीवियस मशीन्स की 23,600। इस पे 20% लग जाएगा। तो ये है 5520। और देखिए पहले रिकमेंडेड ये है कि आप लोग वर्किंग्स कर लें। अगर आप लोग डायरेक्ट फाइनेंशियल ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, तो आपसे सिली मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो पहले रफ में वर्किंग्स कर लें, उसके बाद फिर अपना इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। वर्किंग्स हमने कर ली, अब हम सुकून से इसका इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो रेवेन्यू है हमारा 231,500, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। इसके बाद हमारा नेट रेवेन्यू आ जाता है। ये 3600 है। 231,500 माइनस 3600, तो ये हो गया 227,900। ओपनिंग इन्वेंट्री 11,100 है। परचेजेस 120,000। और यहाँ कैरिज इनवर्ट भी गिवन है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस में ऐड होता है, क्योंकि परचेज कॉस्ट को इंक्रीज करता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने इसके सोल ट्रेडर की जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है उस पर डिस्कस किया था, तो आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, तो ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। 12,000। अब देखिए मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल निकालना है, तो वैसे इन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करूंगा। 11,100 प्लस 120,000 प्लस 400 माइनस 12,000। और ये जो मैंने अब सेकंड कॉलम में मेंशन किया टोटल, इस पे ब्रैकेट इसलिए बनाए क्योंकि ये मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में से माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अकाउंट्स में जो फिगर सब्ट्रैक्ट करनी होती है, माइनस करनी होती है, उसके साथ ब्रैकेट बनाते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करना था, तो मैंने उसके साथ ब्रैकेट बनाया। अब अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की फाइनल फिगर माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कुछ अदर इनकम्स भी तो मैं लिखूंगा एड अदर इनकम्स। तो एक तो मेरी कमीशन इनकम थी वो आ जाएगी। तो वो मेरी 3,000 है। फिर मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो बस मेरी यही दो अदर इनकम्स है। अब 3,000 और 1,400 को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा इनकम्स का टोटल आ जाएगा। और इसमें मैं ये अदर इनकम्स का टोटल ऐड कर दूंगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टेड फिगर आ जाएगी 112,800। लेकिन आपको इसको एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा कुछ लिखना नहीं है, इसको आप अननेम्ड ही छोड़ देंगे। अब मैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा।
और देखिए इसमें जो पहले आपने वर्किंग्स की ना, वहां से पहले आप तो फिगर्स उठाए। एट टाइम्स स्टूडेंट्स जैसे वर्किंग्स कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन से फिगर ले लेते हैं, तो वो अनएडजस्टेड फिगर ले लेते हैं, तो ये सली मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। तो पहले वर्किंग के आप फिगर्स यूज़ करें, ताकि वो एडजस्टेड फिगर्स आए इनकम स्टेटमेंट में, और उसके बाद बाकी फिगर्स आपको ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट करने, जिनमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी या होगी। जैसे सैलरीज में मैंने एडजस्टेड फिगर निकाली थी, तो 58,800। रेट्स की मैंने इसी तरह रेट्स, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, और फिर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लिखते हुए आपको जरूर लिखना है कि किस नॉन करंट एसेट का डेप्रिसिएशन है ये। और ये फेयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें प्लीज एब्रीवेशन यूज नहीं कीजिएगा। जो वर्किंग्स में एब्रीवेशन जरूर, एब्रीवेशन में तो वर्किंग एब्रीवेशन यूज करें, और रफली करें चीज़ों को, ताकि वो जल्दी हो जाए। और ये जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपको बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल फेयरली अटेम्प्ट करनी है, और उसमें एब्रीवेशन यूज नहीं करनी। अब बाकी फिगर्स में ट्रायल बैलेंस से ले लूंगा। फॉर इंस्टेंस डिस्काउंट अलाउड है। अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल करूंगा। 58,857 ये। अच्छा, जब मल्टीपल फिगर्स प्लस माइनस आप कर रहे हो, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आपने वही फिगर एंटर की है जो क्वेश्चन में मेंशन आपने की है। वरना जल्दी में जैसे 57,000 को 57,000 तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उससे फिर बहुत मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन में। 58,000, 57,000, 89,000, 87,920, ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल है। अब इसको मैं यहाँ सेकंड कॉलम में मेंशन करूंगा। अब 112, अब ग्रॉस प्रॉफिट, जो एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करूंगा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा फाइनल 24,880। और प्लीज को नेट प्रॉफिट नहीं लिखिएगा, वो ऑब्सोलीट टर्मिनोलॉजी है, और 2010 से लिटरली ऑब्सोलीट है। अब जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आई होप सो आप लोग को ये इनकम स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट आप देखिए तो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सो उसने वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन मांगी है आपसे, तो वो हम करेंगे बिल्कुल। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा, उसमें इनकम स्टेटमेंट भी होगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट भी हम अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अभी इस क्वेश्चन को करने का पर्पस ये था कि आपको सब इनकम स्टेटमेंट का आइडिया हो जाए। और रिसेंट क्वेश्चंस आ भी इसी तरह के रहे कि या तो वो उसमें इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा सिर्फ, या उसने प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ होगा, और आपको वो दूसरी एडजस्टमेंट्स देके आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाएगा। तो इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट देखे ये कि अगर आपको, एक तो बेसिक्स आपकी सारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो सिलेबस के भी सर्टेन टॉपिक्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपका बैड एंड डाउटफुल डेट्स है,
कंट्रोल अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स है, और डेप्रिसिएशन है। ये आपको एटलीस्ट 60 to 70% क्लियर हो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स ना रश में होते हैं कि बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स में हम जल्दी आ जाओ वो शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्कोर कर लेंगे। लेकिन जब बेसिक्स या ये प्रीवियस टॉपिक्स जब आपको क्लियर नहीं होते, तो अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो उस पर चले रट के भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी वो एडजस्टमेंट ट्रिकी करके देता है, तो वो फिर स्टूडेंट से हो नहीं पाती। और एट टाइम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी स्टूडेंट्स की अंडर परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि उनके बेसिक्स और प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर नहीं है। और जो 2019 तक जो पैटर्न था, उसमें पूरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी भी टॉपिक पे आता था। लेकिन अब देखिए आपके 5 क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 1 तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सोल ट्रेडर के, फिर क्वेश्चन 2 आपका देखिए कंट्रोल अकाउंट्स पे, क्वेश्चन 3 आपका ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में और बैंक रिकंसिलिएशन है, सॉरी। क्वेश्चन 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये मिक्स प्लेट टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ टेस्ट कर रहा है। फिर क्वेश्चन 5 आपका पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो इसलिए आपको हर एस्पेक्ट प्रिपेयर करनी है सिलेबस की। अब वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो मैं करंट एसेट्स कैलकुलेट करूंगा पहले। और ये ईयर एंड का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें तो उसमें ईयर एंड के करंट एसेट्स होंगे और ईयर एंड की करंट लाइबिलिटीज होंगी। टी आर ट्रेड रिसीवेबल 19,200, और उसमें 800, क्योंकि इनकम का एक्रूड एसेट होता है इसलिए, और एक्सपेंस का प्रीपेड एसेट होता है। इनको ऐड कर लूंगा तो करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 32,300। इसी तरह मैं करंट लाइबिलिटीज का भी टोटल निकालूंगा। सबसे पहले ट्रेड पेबल ले ले आप लोग, 7,300। फिर सैलरीज का एक्रूड है 4,900 है, तो एक्सपेंस का एक्रूड लाइबिलिटी होता है। और इसमें अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो हमें वो बैंक को वापस करना है लेटर डेट में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होता है 4,100। 16,300। तो वर्किंग कैपिटल आता है 32,300 माइनस 16,300, तो 16,000 मेरा वर्किंग कैपिटल है। ऑब्वियसली मैं थ्योरी का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब जिन्हें लगता है कि वो थ्योरी में बहुत प्रोफिशिएंट है तो वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। BC has been making future plans for the business and he needs to purchase 6,000 of machinery immediately. There are two options to finance the purchase. On credit with the full amount of 6,000 payable in 60 days. Obtain a 6,008% loan repayable in 5 years. Advise BC on which option he should choose. Justify, answer 5 marks का है।
तो यूजुअली देखिए इसमें मार्किंग ये होती है, 2 मार्क्स इसके होंगे, 2 मार्क्स ऑप्शन 2 के कुछ पॉइंट्स लिखने के होंगे, और 1 मार्क एडवाइस का होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने खुद देखा कि इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो अगर ये ऑप्शन 1 यूज करेगा तो ये 60 डेज में रीपे नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत मेस्ड अप है। और नॉन करेंट मशीन पे परचेज, मशीन पे इन्वेस्ट करेगा, मशीन देखिए आपको 60 डेज में बेनिफिट देना नहीं शुरू कर देगी। मशीन या तो रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगी या कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगी, और इस चीज़ में वो 60 डेज से ज़्यादा ही लेगी। 60 डेज में वो रिजल्ट नहीं देगा, इन्वेस्ट करके उससे रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जबकि ऑप्शन 2 में अगर आप देखें 5 ईयर्स का टाइम है, तो इतने टाइम में जो मशीन में हम एडिशनल खर्चा करेंगे वो हमें बेनिफिट जनरेट करना, बेनिफिट हमारे बिजनेस के लिए जनरेट करना शुरू कर देगा बीसी के लिए। तो उससे भी ऑब्वियसली हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, तो उससे हमारे लिए लोन रिपे करना ईजियर होगा। और प्लस 5 ईयर्स हमारे पास को रिपे करने के लिए होंगे, तो 5 ईयर्स तक, 5 ईयर्स से पहले हमें इसकी रिपेमेंट के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ओवरड्राफ्ट भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन 2 का लोन पे इंटरेस्ट होगा, ये प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। प्लस हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी ऑप्शन 2 से। अच्छा, क्योंकि अभी लिक्विडिटी पोजीशन है और ये सोल ट्रेडर है, तो उसकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। और ऑप्शन 1 में ये कि क्योंकि इसका ओवरड्राफ्ट है, तो जो सप्लायर है जिससे ये मशीन परचेज करेगा, जिससे क्रेडिट परचेज करेगा, वो पार्टी हो सकता है इसको क्रेडिट पे मशीन परचेज ना करने दे, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी पोजीशन मेस्ड अप है काफ़ी। तो ये सर्टेन पॉइंट्स यूज करके आप आंसरिंग इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। अ, अभी मैंने आंसर भी लिख दिया है, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया उसी के बेस पे मैंने ये राइटिंग भी कर दी है। और पहले मैंने पॉइंट्स ओरली डिस्कस किए, उसके बाद राइटिंग मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज करके की, ताकि रिकॉर्डिंग का कुछ टाइम डिक्रीज हो सके। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल ट्रेडर का किया है इस चैनल में IGCSE लेवल का, तो ये मार्क्स की में बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है। एक तो देखिए हर चीज़ का मार्क्स है, तो अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दें। जैसे डेप्रिसिएशन आपको अगर ट्रिकी लग रहा है तो आप छोड़ दें, जो आपको एडजस्टमेंट समझ आ रही है वो कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको उसके मार्क्स मिल जाए। और सर्टेन फिगर्स पे देखिए ये ऑन फिगर का मार्क्स होता है। इसमें सपोज करें आपने कोई एक्सपेंस में मिस्टेक कर दी, तो उस एक्सपेंस का तो मार्क्स डिडक्ट होगा, लेकिन उसके बेस पे जब प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे उसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, उसमें आपको स्टिल वो गलत भी है तो आपको अपने फिगर का मार्क्स मिल जाएगा। OF मीन्स ऑन फिगर। पे करंट लाइबिलिटी की वर्किंग करके निकालना था। अच्छा, और ये थ्योरी के क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखिए कि आपने अगर कोई ऐसा पॉइंट भी मेंशन किया ना जो मार्क्स स्कीम में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से रेलेवेंट है, आपको स्टिल मार्क्स मिल जाएंगे। एट टाइम्स स्टूडेंट्स के मैं आंसर चेक करवाता हूँ, बाज़ वो मार्क्स स्कीम से बेटर पॉइंट्स रेस कर देते हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे उस पर मार्क्स दे देता हूँ। तो हर एक पॉइंट देखिए, इसके मैक्सिमम 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, और 1 मार्क्स एडवाइस का है। इसकी एग्जामिनर ये ऐसी की और आप IGCSE की भी एग्जामिनर रिपोर्ट खोलेंगे November 22 की, आपको ये सेम रिपोर्ट ही मिलेगी, सेम कमेंट्स ही मिलेंगे। इनकम स्टेटमेंट में यूजुअल एडजस्टमेंट्स, कॉमन एरर टू omit carriage inward from within the trading account included after closing inventory or to deduct it from cost of sales। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनाना है। तो जैसे कैरेज इनवर्ड्स है, परचेज रिटर्न है, और गुड्स की ड्राइंग्स है, वो आपको परचेजेस के साथ ही एडजस्ट करके दिखानी है। वो ये नहीं कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद ले रहे हो उसको। और कैरेज इनवर्ड्स में मेजोरिटी ने मिस्टेक की थी। Depreciation calculated after adding back the 4,000 representing the additional attachment for machinery. Without this, an incorrect depreciation of 472 was the result। तो जिन्होंने वो अटैचमेंट मशीनरी की नहीं एडजस्ट करी, तो उन्होंने बस प्रीवियस मशीन्स पे ही 4720 का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। Many candidates made this miscalculation, but despite these errors, still achieve 8 or more of the 12 marks available। इससे पता चल रहा है कि आपको सब सही नहीं करना है, आपको जो पेपर में आ रहा है आप वो सही करें, तो आपके स्टिल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए। मच टू ऑफन नॉन करंट एसेट्स एंड कैपिटल वर इंक्लूडेड, कंसिक्वेंटली करप्टिंग द आंसर। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि नॉन करंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट ही नहीं होते। कैपिटल वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल ही शो करता है कि करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं या नहीं है। फर्दर मिस इंटरप्रिटेशन वॉज टू ट्रीट द 41 बैंक बैलेंस 4100 बैंक बैलेंस एज अ करंट एसेट इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट होगा ना। अगर वो पॉजिटिव बैंक बैलेंस होता तो वो डेबिट बैलेंस देता ट्रायल बैलेंस में। All credit items in the trial balance can only be revenue or liabilities. This was quite a common error that led to the overdraft being placed in the wrong part of the calculation. This type of question ideally requires a point for and against each option. Weaker answers would focus only on the length of the time of the two options, or solely focused on one option to the exclusion of the another. दोनों options discuss करने. Good answers identified clearly that option 1 was interest free, with the disadvantage being the credit that was payable after 60 days. This should have raised an issue of how much working capital available to repay the credit. Very few candidates recognize that the sole trader already had an overdraft, so this may prevent the owner from obtaining a bank loan or credit. मैंने mention कर दिया ये। तो आइए सबसे आप लोग को सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन कैसे करना है, स्पेशली इनकम स्टेटमेंट जिस पे बनानी है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।